दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से लेकर अंग्रेज़ों के जाने तक क्या क्या हुआ, हम कैसे गुलाम बने और कैसे मिली आज़ादी। दोस्तों, आज़ादी को समझना है तो गुलाम बनने की कहानी भी ज़रूरी है। इतिहास में जाए तो साल 1599 का वो दिन था जब पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी गई थी। कंपनी पर चर्चा लंदन के एक होटल में हुई थी। यह होटल था लंदन का फाउंडर हॉल। बातचीत के लिए 21 कारोबारियों ने बैठक की थी। इस बैठक में भारत के साथ कारोबार करने के लिए एक कंपनी का गठन किया गया था, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव के बाद साल 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस ने भारत के सूरत बंदरगाह पर अपने जहाज हेक्टर को लाने के साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी के आने का ऐलान कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी में ब्रिटेन से पहले ही उसके व्यापारी प्रतिद्वंदी मौजूद थे। ब्रिटेन से पहले डच और पुर्तगाली पहले से ही व्यापार कर रहे थे। दोस्तों, अभी थोड़ा पहले चलते हैं और साल 1600 के आसपास की बात करते हैं। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर हासिल कर लिया था। चार्टर का मतलब था इजाज़तनामा। इसका मतलब था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी समुद्र पार कर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। वह सस्ती चीज़ें खरीदकर उसे यूरोप में ऊंची कीमती दर पर जाकर बेच सकती थी, जो दूसरा कंपनी को यह सब करने की अनुमति नहीं मिला था। दोस्तों, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की सर्वप्रथम अनुमति मुगल बादशाह जहांगीर ने प्रदान की थी। ब्रिटिश व्यापारी पहले भी वर्ष 1603 में भारत व्यापार करने आए थे, लेकिन बादशाह अकबर ने अनुमति नहीं दी थी। वर्ष 1608 में कैप्टन हॉकिंस नामक व्यापारी कंपनी के प्रतिनिधि के तौर पर बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। उसके पास ब्रिटेन का राजपत्र था, जिसमें भारत में व्यापार करने की अनुमति थी। जहांगीर उससे काफ़ी प्रभावित हुआ और कंपनी को व्यापार की अनुमति दे दी और कंपनी ने पहली फैक्ट्री सूरत में 1611 में खोली। वैसे ही दूसरी फैक्ट्री मद्रास में 1639 में, मुंबई में 1648 में और कोलकाता में 1690 में स्थापित किया। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल शासक जहांगीर से अपने रिश्तों को और ज़्यादा मजबूती दी। यूरोपीय वस्तुओं के बदले भारतीय शासकों का दिल जीता और धीरे धीरे कूटनीति के जरिए उनके राजनीतिक मामलों में दखल देना भी शुरू किया और साथ ही साथ ताकत भी बढ़ाते रहे। दोस्तों, कंपनी ने मुगल से टैक्स में छूट प्राप्त कर ली थी। अब अफसर भी निजी कारोबार करने लगे थे और वे टैक्स नहीं चुकाते थे। इस पर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने विरोध किया और कोलकाता में ब्रिटिश संपत्ति पर कब्जा जमा लिया। तब कंपनी का एक और गढ़ था मद्रास, जो आज चेन्नई के नाम से जाना जाता है। मद्रास यानी चेन्नई से रॉबर्ट क्लाइव नौसेना लेकर आए और 1757 में सिराजुद्दौला से पलासी का युद्ध लड़ा। सिराजुद्दौला ने सेनापति मीर जाफर से विश्वासघात किया और युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की मौत हो गई और कंपनी ने धोखेबाज मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया और 1765 में मीर जाफर की मौत के बाद बंगाल ने रियासत अपने हाथ में ले ली। दोस्तों, इसके बाद मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल का दीवान बना दिया था, लेकिन अंग्रेजों के सामने तब भी दो बड़ी चुनौतियां थी। दक्षिण में टीपू सुल्तान और विंध्य के दक्षिण में मराठा। टीपू ने फ्रेंच व्यापारियों से दोस्ती कर ली थी, सेना को आधुनिक बना लिया था। वही मराठा दिल्ली के जरिए देश पर शासन करना चाहते थे। दोस्तों, कंपनी ने टीपू और उनके पिता हैदर अली से 4 युद्ध लड़े, लेकिन 1799 में टीपू श्रीरंगपट्टनम की जंग में मारे गए। इसी तरह पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद मराठा साम्राज्य टुकड़ों में बट गया था। 1819 में अंग्रेजों ने पेशवा को पुणे से लाकर कानपुर के पास बिठूर में बिठा दिया। इस बीच अंग्रेजों के लिए पंजाब बड़ी चुनौती बना हुआ था। पंजाब में शासक महाराणा रंजीत सिंह जब तक रहे तब तक उन्होंने अंग्रेजों की दाल नहीं गलने दी, लेकिन 1839 में उनकी मौत के बाद हालात बदल गई। 2 लड़ाइयाँ और हुई और 10 साल बाद पंजाब पर अंग्रेज काबिज हो गए। 1848 में लॉर्ड डलहौजी विलय नीति लेकर आए। विलय नीति का मतलब था जिस शासक का
कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता था, उस रियासत को कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। इस आधार पर सतारा, सबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी पर अंग्रेजों ने कब्जा जमाया। दोस्तों, जब यह खबर आई कि नई बंदूकों के कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप है, तो कंपनी में सिपाही भड़क गए और 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ। 1857 में मेरठ में सिपाही विद्रोह के चलते मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ाया गया। वहां से उठी चिंगारी ने झांसी, अवध, दिल्ली और बिहार में क्रांति को हवा दी। रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, नाना साहब आदि ने मिलकर एक साथ बगावत कर अंग्रेजों को खदेड़ दिया गया था। लेकिन कंपनी ने तब लंदन से फौज बुलवाई और सितंबर 1857 में दिल्ली में फिर से अंग्रेजों का कब्जा हुआ। मार्च 1858 में लखनऊ, जून 1858 में झांसी पर अंग्रेज फिर हावी हुए। ब्रिटिश संसद ने कानून पारित किया और भारत की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से महारानी के हाथ में चली गई। दोस्तों, इसके बाद ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य को भारत का मंत्री बनाया गया। उसकी मदद के लिए इंडिया काउंसिल बनाई गई और गवर्नर जनरल को अब वायसराय बनाया गया, यानी इंग्लैंड के राजा रानी अब निजी प्रतिनिधि बन गई। इस तरह अंग्रेज सरकार ने सीधे सीधे भारत की बागडोर संभाल ली। 1858 में जब ब्रिटिश राजा आया, तब उसके कब्जे में आज का भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और बर्मा था। वही गोवा और दादर नगर हवेली पुर्तगाली कॉलोनी थे, जबकि पुडुचेरी फ्रेंच कॉलोनी थी। ब्रिटिश शासन आते ही तटीय इलाकों यानी मद्रास, बम्बे, कोलकाता और इसके आसपास के पुणे जैसे शहर पढ़ाई लिखाई के बड़े केंद्र बन गए। वहाँ भारतीय परिवारों के युवा पढ़ लिख रहे थे। इसी दौरान सामाजिक सुधार शुरू हुआ। दिसंबर 1885 में रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी एलन ह्यूम ने ब्रिटिश शासन और भारत की सिविल सोसाइटी में समन्वय की भूमिका निभाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाई। इसका उद्देश्य आज़ादी की लड़ाई लड़ना नहीं, बल्कि ब्रिटिश शासन में अपनी भूमिका निभाना था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी कोलकाता में, महादेव गोविंद रनाडे पुणे में सक्रिय हुए। प्रार्थना समाज, आर्य समाज जैसे संगठन सक्रिय हुए। इसी दौरान 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग ने आकार लिया। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया। इससे बंगाल भड़क उठा और बंगाल में कोलकाता समेत सभी इलाके में विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। पूरे देश में बंग भंग आंदोलन की चिंगारी पहुंच गई। यह आग पूना, मद्रास और बॉम्बे में भी फैली। अंग्रेजी पढ़ाई का विरोध हुआ। पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1910 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। 1910 में सुप्रीम काउंसिल में भारतीय सदस्य बढ़ गए, पर इससे पहले ही 1907 में कांग्रेस दो धड़ों में टूट गई थी, गरम दल और नरम दल। नरम दल सरकार के साथ रहकर काम करना चाहता था, वही गरम दल में लाल बाल पाल की तिड़की थी, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तिलक ने क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के बम हमले का समर्थन किया और उन्हें बर्मा की जेल भेज दिया गया। उसके बाद पाल और अरविंद घोष ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। धीरे धीरे यह उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन भी कमजोर पड़ गया। 1928 में लाला लाजपत राय की भी अंग्रेजों के लाठीचार्ज में मौत हो गई। दोस्तों, मोहनदास करमचंद गांधी यानी बापू 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे। वे वहाँ नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन के प्रणेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर उन्होंने सबसे पहले पूरे भारत का दौरा किया। भारत का दौरा करने के बाद वे चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलन से जुड़े। 1919 में रोलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह किया। यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला एकजुट आंदोलन था। आंदोलनों को दबाने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों ने दमनकारी हथकंडे अपनाए और अप्रैल 1919 में बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में जुटे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई। इसमें 400 से अधिक लोग मारे गए थे। दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन की पृष्ठभूमि में 1920-21 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। देश के अलग अलग हिस्सों में छूट-फूट आंदोलन भी इससे जुड़ते चले गए। फरवरी 1922 में किसानों ने चोरी चोरा पुलिस थाने को आग लगा दी। 22 पुलिस वाले मारे गए। तब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया।
दोस्तों, लाला लाजपत राय को पुलिस लाठीचार्ज में मौत के घाट उतारने वाले पुलिस अफसर सरेंडर्स की 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने हत्या कर दी। इसके बाद बीके दत्ता के साथ मिलकर भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका। क्रांतिकारियों ने पर्चे में लिखा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरे को सुनाना है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ाया गया। इधर गांधी जी ने 1930 में साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट तक मार्च किया। उन्होंने अंग्रेजों के नमक पर टैक्स वसूलने वाले कानून का विरोध किया। इसमें लोगों ने बड़ी पैमाने पर उनका साथ दिया। यहीं से सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। दोस्तों, भारत में हर स्तर पर राष्ट्रीय चेतना बढ़ गई थी। तब 1935 में गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट बना और 1937 में चुनाव हुआ तो 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। कांग्रेस के नेता ब्रिटिश की मदद करना चाहते थे, लेकिन बदले में भारत की स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। अंग्रेजों ने बात नहीं मानी तो कांग्रेस सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। महात्मा गांधी ने दूसरा विश्व युद्ध के बाद भारत छोड़ो का नारा दिया। इसे दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार को पसीना आ गया। कई इलाकों में तो लोगों ने अपनी सरकार तक बना ली थी। हालांकि इस समय तक महात्मा गांधी की कांग्रेस पर पकड़ कमजोर हो गई थी। इस बीच सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस नेताओं से मतभेद उभरने पर पार्टी छोड़ी और 1941 में जर्मनी के रास्ते सिंगापुर पहुंचे। वहां आज़ाद हिंद फौज बनाई। यह फौज 1944 में इम्फाल और कोहिमा के रास्ते भारत में प्रवेश करने में नाकाम हुई। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 में अंग्रेजों ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग से स्वतंत्रता पर बातचीत शुरू की। लीग चाहती थी कि उसे भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधि माना जाए, लेकिन कांग्रेस राजी नहीं थी। दोनों के बीच मतभेद के कारण भारत और पाकिस्तान में विभाजन का कारण बने और 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र देश बन गए। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और लाल किले के पास भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किला स्थित लाहौरी गेट पर तिरंगा फहराया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इस तरह एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।